सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जो हमारी आर्य होती है उसको वो प्रोजेक्ट मिल गया होता है और ईशान जो होता है वो रिद्धि के पास आता है और वो रिद्धि से बोलता है कि तुम्हें इस धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर रिद्धि बोलती है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो था वो सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन लिया है। जिस पर ईशान बोलता है कुणाल बोलता है, हाँ जाने मन कह तो तुम सही रही हो और अब तुम्हारे पास बर्बाद होने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। वैसे भी आर्य को तो तुम्हारी असलियत का पता चल ही चुका होगा। अब तो बस ये देखना है कि तुम्हारे साथ वो करती क्या है। सो फ्रेंड्स, अब इसके आगे जानते हैं। इतना कहकर कुणाल वहाँ से एक टफ लुक देता है और चला जाता है। रिद्धि ने एक नज़र आर्य को देखा तो उसके फेस पर ढेर सारी खुशी चमक रही थी। वो आर्य और अपने डैड के पास आती है, लेकिन रिद्धि के आते ही उसके डैड वहाँ से हटकर किसी और के पास चले जाते हैं। रिद्धि को उनका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपना सिर झटका और आर्य और ईशान से बोली, कंग्रेचुलेसन आर्य और ईशान, तुम दोनों की मेहनत रंग लाई और फाइनली ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिल गया। जिस पर आर्य और ईशान एक साथ बोलते हैं थैंक यू। फिर रिद्धि अपने पापा के पास जाती है और उनके गले लगकर बोलती है कंग्रेचुलेसन टू यू डैड। लेकिन उसके पापा उसे खुद से दूर करते हुए बोलते हैं रिद्धि बेटा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्यों किया आपने ये सब। और ये कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। रिद्धि को तो कुछ समझ में नहीं आया कि उसके डैड ने उससे ये बातें क्यों कही। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसने सामने देखा तो आर्य मुस्कुराती हुई उसी की तरफ चलकर आ रही थी। उसके करीब आकर आर्य ने उसे कस के गले लगा लिया, लेकिन आज उसके हग में हमेशा वाली बात नहीं थी। उस हग से उसे आर्य का प्यार नहीं बल्कि गुस्सा महसूस हो रहा था। आर्य उसके कान में बोलती है, मिसेस कपूर, मुझे ये प्रोजेक्ट मिल ही गया। देखो ना, तुमने कितनी कोशिश की कि मुझे ये प्रोजेक्ट ना मिले, कितने प्लान बनाए, कितना बड़ा धोखा दिया मुझे, लेकिन फिर भी मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया। आर्य की ये बात सुनकर रिद्धि की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसके पूरे बॉडी में सेंसेशन पैदा हो जाती है। वो अपने मन में बोलती है, इसका मतलब आर्य को पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ पता था। जिस पर आर्य उससे अलग होती है और रिद्धि की भरी आंखें देखकर उसका हाथ पकड़ती है और लगभग उसे खींचते हुए वहाँ से बाहर लेकर जाती है। बाहर जाकर अपनी गाड़ी के आगे वाली सीट पर बिठाती है और खुद भी उसके पास बैठकर गाड़ी को अंदर से लॉक कर देती है। जिस पर रिद्धि घबराते हुए बोलती, आर्य प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाली थी, लेकिन तुम मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है, मैं बिल्कुल अंधी हो गई थी उस कुणाल के प्यार में। जिस पर आर्य बोलती है, रिद्धि मेरी बात सुनो। लेकिन रिद्धि उसकी बात सुने बिना ही आगे कहने लगती है, नहीं आर्य, मुझे मालूम है तुम्हें इस वक्त मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम मुझ पर गुस्सा करना चाहती हो, चिल्लाना चाहती हो सकता है कि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से भी उठाकर बाहर कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आर्य आर्य को रिद्धि की बातें सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो रिद्धि की बातों को बीच में ही काट कर उस पर ज़ोर से चिल्लाकर बोलती है, शट अप रिद्धि, शट अप, चुप हो जाओ। उसके इतना तेज चिल्लाने से रिद्धि डर जाती है और उसने अपनी कुर्ती को कसकर पकड़ ली थी अपने हाथ में। नज़रें नीचे करते हुए बोलती है, आई एम सॉरी आर्य। आर्य रिद्धि की तरफ पानी की बोतल करते हुए बोलती है, ये लो, पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। जिस पर रिद्धि उसे एकटक देखने लगती है और बोलती है,
तब आर्य बोलती है, मैंने कहा पानी पी लो। रिद्धि ने झट से उसके हाथ से बोतल ले ली और एक ही साथ में पूरी बोतल खाली कर दी। आर्य बोलती है, देखो रिद्धि, अभी मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। अभी तुम घर जाओ, मुझे अभी कुछ ज़रूरी मीटिंग है और मुझे थोड़ा काम भी है। हम लोग इस बारे में शाम को बात करते हैं। जिस पर रिद्धि रोते हुए बोलती है, लेकिन आर्य। जिस पर आर्य ने बोला, मैंने कहा ना घर जाओ। रिद्धि फिर बोलती है, आई एम सॉरी आर्य। आर्य बोलती, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने कहा ना कि हम शाम को बात करते हैं। जिस पर रिद्धि फिर से बोलती है, आर्य मुझे तुमसे। इस बार आर्य उसके मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, मैंने कहा ना अभी घर जाओ, शाम को बात करेंगे। ड्राइवर दूसरी गाड़ी में है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। आर्य की बात सुनकर रिद्धि ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो आर्य ने अपनी एक तरफ का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकलकर रिद्धि के हाथ को पकड़ गाड़ी से निकालती है और दूसरी गाड़ी में बैठा देती है। आर्य ड्राइवर से बोलती है, मैडम को घर छोड़ाओ। इस सब के बीच में रिद्धि की निगाहें तो बस आर्य पर ही टिकी थी। फिर उसके बाद आर्य भी ईशान के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और रिद्धि घर आ जाती है। घर आकर रिद्धि सीधे अपने बेडरूम में चली गई और धम से जाकर बेड पर बैठ गई और जो कुछ भी आज हुआ और कल उसके साथ हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे और वो सोच रही थी कि अब आगे आर्य उसके साथ क्या करेगी। ये सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं बैठे ही बैठे सो जाती है। शाम को उसकी आंख अपने फ़ोन की आवाज़ से खुलती है। उसने देखा तो फ़ोन आर्य का था। आर्य का नाम देखते ही उसको घबराहट होने लगती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था और वो सोच में डूबी फ़ोन को निहारे ही जा रही थी। फ़ोन एक बार कटकर फिर दोबारा बजने लगता है। अब की बार रिद्धि ने हिम्मत जुटाकर फ़ोन उठा लिया और बोली, हेलो। उधर से आर्य बोलती हैं, रिद्धि, आज शाम को मेरे ऑफिस वालों ने प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में पार्टी दी है और उसमें तुम्हारा शामिल होना भी ज़रूरी है, इसलिए शाम को 7 बजे तैयार रहना। मैंने तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया है, तो ड्राइवर के साथ वहाँ आ जाना। जिस पर रिद्धि बोलती है, लेकिन आर्य। आर्य फिर बोलती है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है रिद्धि तुम्हारी बात सुनने का, इसलिए जाओ, जाकर जल्दी रेडी हो जाओ और हाँ, टाइम से पहुँच जाना, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊँगी। रिद्धि बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे और आर्य के बर्ताव तो उसे और भी ज़्यादा परेशानी में डाल रहे थे। ऊपर से अब यह पार्टी में जाने का प्रेशर। वो बिना मन के खड़ी होती है और जाकर तैयार होने लगती है। वो 7 बजे तैयार होकर पार्टी के वेन्यू पर पहुंचती है। बाहर ही उसे कशिश मिल जाती है, तो वो कशिश के साथ ही अंदर आ जाती है। कशिश ने उसे ले जाकर आर्य के साथ खड़ा कर दिया। रिद्धि बार बार आर्य से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्य उसे अवॉइड कर रही थी। पार्टी में रिद्धि के मम्मी पापा, सिद्धि, राजेश और उसकी छोटी सी पूजा भी आई हुई थी। रिद्धि के मम्मी पापा भी उससे खफा से थे। आर्य सबसे जाकर मिलती है और बाकी लोगों के साथ बात करने लगती है। तभी ईशान ने माइक संभालते हुए बोला, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की ये पार्टी हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में रखी गई है और इस प्रोजेक्ट को मिलने का पूरा क्रेडिट जाता है मेरे भाई, मेरे आइडियल आर्य कपूर को। सो गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉस। ये सुनकर सब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। तभी ईशान कहता है, और आज की खुशी में मिस्टर आर्य कपूर अपनी प्यारी सी आवाज़ में हम सबको एक गाना सुनाएंगे। ईशान की यह बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी ये विश्वास नहीं होता है कि हर वक्त इतने गुस्से में रहने वाली आर्य गाना भी गा सकती है। वहीं आर्य गुस्से से अब ईशान को घूरने लगती है, तो ईशान उसको देखकर दांत दिखाते हुए हंसने लगता है।
आर्य रिद्धि को देखते हुए अपना गाना स्टार्ट करती है, जहाँ पर गाने का नाम बता दूँ? छोड़ो, मुझे खुद नहीं गाना आता है, नाम क्या बताऊँ। कंटिन्यू करते हैं आगे। जहाँ सब आर्य के गाने की तारीफ कर रहे थे, वही रिद्धि, ईशान और रिद्धि के पूरे परिवार वाले उसके गाने के पीछे का मतलब समझ रहे थे। गाना कुछ था, ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है। अब इसके आगे आप लोग देख लीजिएगा कि इसका पूरा लिरिक्स कहाँ से क्या होता है। धीरे धीरे करके पार्टी ख़त्म हो जाती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद आर्य को छोड़कर सब घर वापस चले जाते हैं। रिद्धि पार्टी में अकेले नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आर्य के कहने पर उसे आना पड़ा था, क्योंकि शायद आर्य उसके साथ नहीं आना चाहती थी। वो काफ़ी देर तक अपने बेड पर लेटी हुई आर्य के बारे में सोचती रही। वो अभी भी पार्टी वाले कपड़ों में ही थी। वो थोड़ी देर में सो जाती है। आर्य अभी तक वापस नहीं आई थी। वो सो ही रही थी कि कमरे में किसी चीज़ की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। वो उठती है और अपनी नींद भरी आंखों से देखने लगती है, तो उसने देखा कि आर्य एक सूटकेस में कपड़े पैक कर रही थी। उसे इस तरह पैकिंग करता देखकर रिद्धि आर्य से बोलती है, आर्य, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर आर्य बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, दिखाई नहीं दे रहा, पैकिंग कर रही हूँ। रिद्धि को उससे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोलती है, तुम कहीं जा रही हो क्या? जिस पर आर्य बोलती है, हाँ, लेकिन मैं नहीं, तुम। रिद्धि ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ? जिस पर आर्य रिद्धि की तरफ देखते हुए कहती है, तुम अपने घर जा रही हो। लेकिन मैं अपने घर क्यों जा रही हूँ आर्य? जिस पर आर्य फिर बोलती है, लेकिन ये तुम्हारा घर कभी था ही नहीं, तुम अपने पापा के घर जा रही हो, वो भी हमेशा के लिए। रिद्धि बोलती है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या, जो ऐसी बातें कर रही हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली। जो कुछ मैंने किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रही हूँ। तुम चाहे तो सज़ा दे दो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। जिस पर आर्य बैग की चैन को लगाते हुए बोलती है, देखो रिद्धि, मैं जानती हूँ कि तुम इस शादी को नहीं मानती हो और हमेशा से इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी, तो बस मैं तुम्हारे विवाह पर तुम्हारा सामान पैक कर रही हूँ। जो तुम चाहती थी उसमें तुम्हारी मदद कर रही हूँ। रिद्धि उसके पास आकर बोलती है, लेकिन तुमने कहा था कि हम बात करेंगे। आर्य बैग को साइड रखते हुए बोलती है, हाँ, हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये तो कर दूँ। आर्य ने रिद्धि के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और बेड पर बिठाते हुए बोली, देखो रिद्धि, सच कहूँ तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, सच में। इसलिए तुम्हें किसी भी तरह की गिल्ट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। मैं चाहती तो कब का तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर देती, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए हमें कम से कम 6 महीने साथ रहना ज़रूरी था, और हमारी शादी के 6 महीने पूरे होने में भी 20 दिन बाकी है। तो बस अब 20 दिन और इंतज़ार कर लो, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जिस पर रिद्धि बोलती है, आर्य प्लीज़ मेरा विश्वास करो। इस पर आर्य, विश्वास? सीरियसली? जिस पर रिद्धि फिर से बोलती है, प्लीज़ आर्य, मुझ पर एक बार तो ट्रस्ट करो। जिस पर आर्य एक क्या बोलते हैं, तिरछी तिरछा मुस्कुराकर, ट्रस्ट? रियली? ट्रस्ट का मतलब भी समझती हो तुम? ट्रस्ट जैसा सब बहुत बड़ा होता है, और शादी जैसे रिश्ते की नींव भी इसी ट्रस्ट पर टिकी होती है, लेकिन बदकिस्मती से हम दोनों के बीच ट्रस्ट जैसा कुछ है ही नहीं। ना तो तुम मुझ पर विश्वास करती हो और ना ही मैं तुम पर। फिर रिद्धि नीचे ज़मीन को घूरे ही जा रही थी। वो हकलाते हुए बोलती है, आर्य, आई एम सॉरी। जिस पर आर्य बोलती है, सॉरी? लेकिन किस लिए रिद्धि? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसा ही करता।
इस पर रिद्धि बोलती है, कोई और क्या करता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है आर्य, गलती तो मेरी है जो मैंने ये सब किया और तुम पर एक बार भी भरोसा नहीं किया। जिस पर आर्य बोलती है, भरोसा? भरोसा, वो भी मुझ पर? तुम्हें तो लगता है कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही जूही को अबॉर्शन कराने के लिए फोर्स किया और उसका एक्सीडेंट भी मेरी वजह से हुआ। इवन उसके साथ कुछ भी गलत हुआ वो सब की वजह मैं ही हूँ, यही जानती हो ना तुम, और मानती भी हो। आर्य के ऐसा कहने पर रिद्धि कुछ नहीं कहती है। उसे चुप देखकर आर्य फिर से बोलती है, अब क्यों चुप हो, कहो, ये सब जानती हो ना तुम। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। मतलब कोई भी तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी कहेगा और तुम यकीन कर लोगी। तुम्हें मेरे साथ रहते हुए 5 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? जब मैंने आज तक तुम्हें अपनी बीवी होने के बावजूद भी कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, तो मैं किसी और के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? रिद्धि, तुम्हें अभी भी लगता है ना कि मैंने ये शादी करने के लिए मजबूर किया है तुम्हें, लेकिन ये गलत है। जितना तुम मजबूर थी उतना मैं भी मजबूर थी इस शादी को करने के लिए, क्योंकि मेरी दादी माँ ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था और उन्हें ना कहना मेरे बस का नहीं था। मेरी दादी माँ को ना जाने कब से तुम्हारे परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। उनको पता था कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मेरी दादी माँ ने तो काफ़ी साल पहले तुम्हारी बहन को मेरे लिए पसंद किया था, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी, इसलिए मेरी दादी ने ये ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। लेकिन फिर एक दिन तुम्हारे डैड हमारे घर आए, जिसपे क्योंकि वो चाहते थे कि कुणाल की शादी तुमसे हो, जिस पर उन्होंने ये बात भी बताई कि तुम ईशान के चक्कर में आकर कोई भी गलत कदम उठा लोगी, इसीलिए वो तुम्हारी शादी अपने किसी भरोसेमंद इंसान से जल्द करवा देना चाहते थे। और शायद दादी माँ को इसी का इंतज़ार था। उन्होंने तुम्हारे डैड को सारी बातें बताई और शायद हो सकता है कि तुम्हारे डैड को हम दोनों के इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उन्होंने भी हाँ कर दी। मैं जानती हूँ ये कोई उम्र नहीं थी तुम्हारी शादी करने की, लेकिन तुम गलत रास्ते पर थी। उससे बचाने के लिए तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी करना चाहते थे। जब तुम्हारे डैड मेरे घर आए थे और जब उन्हें दादी माँ ने ये सारी बातें बताई, तो वो भी मान गए थे। तुम्हारे डैड के मेरे डैड पर बहुत बड़े एहसान थे, जिन्हें चुकाने के लिए मैंने भी ना उन्हें ना कहा और ना ही दादी माँ को, और इसीलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी, जबकि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने सिर्फ अपनी दादी के लिए इस शादी के लिए हाँ की थी। मैं तुम्हारे बारे में शुरू से सब कुछ जानती थी। तुम्हारे डैड ने शादी से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। रिद्धि, मैं जानती थी कि तुम कुणाल के साथ रिलेशनशिप में हो और कुणाल की बहन जूही है। वो लोग कितने साथी रहे ये तो मैं अच्छे से जानती थी, लेकिन मुझे बर्बाद करने के लिए वो लोग तुम्हें मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मैं ये तो जानती थी कि जूही तुम्हें मेरे खिलाफ मैनिपुलेट ज़रूर करेगी। तुम्हें अभी भी लगता है रिद्धि कि इन सब में मेरी गलती है? ये कहकर आर्य रिद्धि की तरफ देखती है, तो रिद्धि ने भी आर्य की तरफ देखकर अपना सिर ना में हिला दिया। रिद्धि को ना में सिर हिलाता देखकर आर्य फिर से बोलती है, सच बताना रिद्धि, क्या तुम अब भी जूही की कही हुई बातों पर विश्वास करती हो? जिस पर रिद्धि धीरे से बोलती है, नहीं। जिस पर आर्य बोलती है, अच्छा ये बताओ उसने तुमसे मेरे बारे में क्या क्या कहा?
जिस पर रिद्धि रोते हुए जूही और कुणाल के साथ हुई अपनी सारी बातें आर्य को बताती है। कैसे जूही ने उसे अपनी कॉलेज में एडमिशन, आर्य से दोस्ती, प्यार और फिर तमाम सारी बातें बताई। रिद्धि ने उसे ये भी बताया कि जूही ने उससे कहा था कि आर्य ने उससे अपने बदले के लिए धोखा दिया और वो अब उसे धोखे का बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो फाइल। रिद्धि की बात सुनकर पहले तो आर्य मुस्कुराती है, फिर अचानक से सीरियस होकर उसे देखते हुए बोलती, ओके ओके, तुम्हें इतना भी बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। इस सब में जूही की कही हुई काफ़ी सारी बातें तो सच ही हैं। सब कुछ झूठ नहीं बताया उसने तुम्हें। ये सच है कि मैं उससे प्यार करती थी। प्यार नहीं बल्कि पागलों की तरह प्यार करती थी। तुम जानती हो रिद्धि, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ थी, पागल थी और नासमझ भी। जल्दी ही लोगों पर विश्वास कर लेती थी। मैं जूही से बहुत प्यार करती थी और उसके प्यार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। सब कुछ मतलब सब कुछ, समझ रही हो? तुमने तो कुछ भी नहीं किया, जानती हो। उसके प्यार में इतना पागल हो गई थी कि जब उसने मुझे दादाजी और दादी माँ को छोड़ने के लिए कहा था तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी ये बात मानने के लिए भी तैयार हो गई थी। ये बात कहते कहते आर्य की मुट्ठियाँ कस जाती हैं। कॉलेज में हम दोनों एक बेस्ट कपल के नाम से जाने जाते थे। पूरा कॉलेज हमारे बारे में जानता था और मैं उसे दीवानों की तरह प्यार करती थी और वो सिर्फ मुझसे प्यार का नाटक करती रही। सिर्फ और सिर्फ नाटक। बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी वो। मैं उससे शादी करना चाहती थी। ये कहते कहते वो एक पल के लिए रुक जाती है और फिर एक गहरी सांस लेकर दोबारा बोलती है, उसने मुझसे कहा था कि मेरे दादाजी ने उसके डैड के साथ बहुत बुरा किया है, उसकी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और जानती हो, मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे तुमने कुणाल की बातों पर विश्वास कर लिया था। सबके मना करने के बाद भी तुमने कभी कुणाल पर विश्वास करना नहीं छोड़ा है। ऐसे ही मैंने भी जूही पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। मैं उसके प्यार में इतना पागल हो गई थी कि उसकी चाल को समझ नहीं पाई। उसने मुझसे मेरे दादाजी को लेकर एक फाइल चुराने के लिए कहा और जानती हो रिद्धि, मैंने क्या किया? मैंने वो फाइल चुरा भी ली और साथ ही साथ उसे दे भी दी। और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आर्य को तो बस आज अपने दिल का हर दर्द बहा देना चाहती थी। वो चाहती थी कि रिद्धि अब किसी भी गलतफहमी में ना रहे, उसे किसी तरह का कोई गिल्ट ना हो। वो उसके घर और ज़िंदगी से खुशी-खुशी जाए। वो अपनी बात कहे जा रही होती है और रिद्धि चुपचाप सब कुछ सुने जा रही है, तो वो आगे बोलती है। उसे फ़ाइल देने के बाद अगले दिन जब मैं उसके फ्लैट पर गई उससे मिलने, तो मैंने उसे किसी और लड़के के साथ वहाँ देखा। उस वक़्त वो उस लड़के के बाहों में थी और बहुत खुश भी थी। ये सब अपनी आँखों से देखने के बाद मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। तो मैं उसे कुछ कहने के लिए अंदर जा ही रही थी, लेकिन अपना नाम सुनकर चुपचाप वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई। अंदर जूही मेरे बारे में उस लड़के से बात कर रही थी। मैंने सुना कि जूही कह रही थी कि अरे तू बिल्कुल बेवकूफ़ है, उसमें तो अकल नाम की चीज़ नहीं है। वो मेरे पीछे ऐसे लट्टू होकर घूमती है कि बस पूछो मत। जानते हो क्या किया उसने मेरे कहने में आकर? अपने दादाजी को ही धोखा दे दिया। अपने दादाजी की कंपनी की इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन बिना किसी सवाल के मुझे लाकर दे दी। अब मेरे डैड उसके दादाजी की कंपनी को बर्बाद कर देंगे। वो तो मेरी उँगलियों पर नाचने वाली एक कठपुतली की तरह है, जिसे मैं जैसे चाहूँ नचा सकती हूँ। वो बेचारी तो बस ये भी नहीं जानती कि मैंने उससे उसका क्या-क्या छीन लिया। ये कहकर वो दोनों ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगते हैं। उनकी ये हँसी उस वक़्त मेरे कानों में पिघलते शीशे की तरह महसूस हो रही थी। उस टाइम मैं टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ?
ये सुनकर रिद्धि एक धीमी सी आवाज़ में बोलती है, तो फिर क्या ये जो जूही का अबॉर्शन का पेपर था, ये रीजन उसके सुइयों पर गिरने का था, और फिर उस हॉस्पिटल में रजिस्टर में तुम्हारे साइन थे। जिस पर आर्य बोलती है कि ये सब झूठ था, उसने ये पेपर उसी हॉस्पिटल से मिलकर बनवाए थे। और गिरने वाली बात, ये बात सच थी, लेकिन बच्चे वाली बात ये सरासर झूठ थी। गिरने वाली बात, जब मैं वहाँ से उसके फ्लैट से चुपचाप निकल रही थी, तो तभी जूही ने मुझे देख लिया और मैं पूरी सच जान चुकी थी। मैं अब मेरी ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। ये सब सोचते हुए मैं जा रही थी, तभी जूही आगे आ जाती है और हाथापाई पर उतर आती है। उसी हाथापाई में उसे धक्का लग जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, और इंसानियत के नाते मैं उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती हूँ। उसे एडमिट कराकर वहाँ से आने लगती हूँ। डॉक्टर ने बताया कि आपको एक पेपर पर साइन करना पड़ेगा, जहाँ पर मैंने कर भी दिया और वहाँ की पूरी फॉर्मेलिटी भी पूरी करके वहाँ से चली आई। लेकिन मेरी लाइफ में एक समस्या अब भी खड़ी थी कि मैं कैसे दादाजी का सामना करूँगी, कैसे सबको सच बताऊँगी, कैसे खुद की कंपनी को नुकसान होने से बचाऊँगी। मैंने तब तक कंपनी ज्वाइन भी नहीं की थी। मैंने जो फाइल जूही को दी थी, उससे हमारी कंपनी की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से उसके डैड ने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया। हमारी कंपनी बैकड्रॉप होने वाली थी, लेकिन उस मुश्किल वक्त में एक फरिश्ता हमारी ज़िंदगी में आया, जिसने हमारी कंपनी को न सिर्फ बचाया, बल्कि दोबारा उसे उसी मुकाम पर लाने में भी हमारी पूरी मदद की। जानती हो वो शख्स कौन है? जिस पर रिद्धि ने ना मैं अपना सर हिलाया, जिस पर आर्य बोलती है वो तुम्हारे डैड थे। ये सुनकर रिद्धि हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती हैं, तो आर्य दोबारा से कहती हैं, हाँ, तुम्हारे डैड ही थे जिन्होंने उस वक्त हमारी मदद की थी, जब हमारी मदद करने को कोई तैयार नहीं था। तो बताओ मैं कैसे उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करती। जब वो मेरी मदद तुम्हारे लिए मांगने आए थे, तो मैं कैसे मना कर देती। इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। रिद्धि सब सच जानकर जितना परेशान थी, उतना ही हैरान थी। रिद्धि को इस तरह हैरान परेशान देखकर वो कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और फिर रुक कर बोलती है, अब तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। जिस पर रिद्धि रोते हुए बोलती है, आई एम सॉरी आर्य, तुम्हें गलत समझने के लिए। आर्य उसके मुंह पर एक उंगली रखते हुए बोलती है, चुप हो जाओ रिद्धि, तुम्हें इस तरह बार बार माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानती हो, हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना होते हुए भी एक चीज़ फिर भी कॉमन है, वो है हम दोनों का गलत रिलेशनशिप में होना। तुम्हें भी एक गलत रिश्ते का शिकार होना पड़ा, जैसे कि कभी मुझे। तुमने वही किया जो कभी मैंने किया था, इसीलिए तुम गलत नहीं हो। गलत तुम्हें नहीं ठहरा सकती हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारी हालत बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जब दिल टूटता है ना, तो बहुत बुरा लगता है, तो फिर भी बहुत बहादुर हो। मैं तो बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही ना हो, सब कुछ बिखर गया था मेरे आसपास। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तक बहुत गलती हो चुकी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सब कुछ सही करने का। जिस पर रिद्धि आर्य से बोलती, आर्य, क्या हम एक दूसरे को एक और चांस नहीं दे सकते हैं? जिस पर आर्य रिद्धि के आंसू को पोंछते हुए बोलती है, चांस का तो सवाल ही नहीं उठता रिद्धि। हम दोनों ना तो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और ना ही एक दूसरे के लिए कैपेटिबल है। हम दोनों की एज में भी फ़र्क है। तुम्हारी और मेरी शादी सिर्फ एक समझौते के तौर पर हुई थी, जिसमें मुझे तुम्हें कुणाल से बचाना था, और वो मैं अब कर चुकी हूँ। तो इसलिए अब तुम्हें इस शादी से आज़ाद होना होगा। समझौते के रिश्ते दूर तक नहीं जाते, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों अलग हो जाएं। रिद्धि आर्य का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ आर्य, एक बार मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ ऐसा मेरे साथ मत करो। प्लीज़ इस रिश्ते को एक और मौका देने दो।
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी इस रिश्ते को निभाने की। बस एक बार मौका देकर देखो। जिस पर आर्य उसके फेस को अपने हाथों में थामते हुए बोलती है, रिद्धि, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो, बहुत बड़े सपने हैं तुम्हारे, तो अब जाकर वक्त मिला है तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का। तो अपने सपने पूरे करो, क्यों इस शादी के चक्कर में पड़कर सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो तुम। इस रिश्ते को निभा नहीं पाओगी, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। इसलिए अब आज़ाद हो जाओ इस रिश्ते से, और अब रोना बंद करो और मुस्कुराओ कि अब जाकर ही सही सब कुछ ठीक तो हो चुका है। जिस पर रिद्धि अपने गालों पर आर्य के रखे हुए हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, आर्य, कुछ ठीक नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ गलत हो रहा है। हम दोनों अगर साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एक मौका तो देकर देखो आर्य। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी सब कुछ ठीक करने की। आर्य बोलती हैं, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करके सब कुछ ठीक ही तो कर रही हूँ रिद्धि। अब और कुछ ठीक करने के लिए बचा ही नहीं। शुक्र मनाओ कि हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं है। अगर ऐसा है तो इस रिश्ते को तोड़ना मुश्किल होता, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है तो तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो। इस पर आर्य हल्के से गुस्से, प्लीज़ रिद्धि, हमें अब दोनों के लिए इतना मुश्किल मत बनाओ इसे। रिद्धि गुस्से से आर्य का कॉलर पकड़ते हुए कहती है, अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है तो क्यों बार बार मेरे इतने करीब आती थी। जो थोड़े बहुत पल भी तुमने मेरे साथ बिताए हैं वो सब क्या था। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। और मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है कि मेरी स्टोरी में थोड़ी लेट हो जाए, मैं डेली स्टोरी अपलोड ना कर पाऊँ, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।